हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम सैन और आज हमारे साथ हैं रुपिंदर कौर, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ में ऑल इंडिया रैंक 113 अचीव किया है। और आज हम लोग जानेंगे इनसे कि किस टाइप से इन्होंने प्रिपरेशन किया और किस टाइप से इनकी स्ट्रैटेजी रही अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। और आज हम लोग इनकी सक्सेस के बारे में जानेंगे कि किस टाइप से इन्होंने एक स्टूडेंट से एक जर्नी जो इनकी रही एक ऑफिसर बनने की, वो सारी बातें जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे रुपिंदर कौर का। हेलो। Thank you, sir. Hello, sir. Good afternoon, sir, and good afternoon, everyone. रुपिंदर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन मेरे और हमारे अभिपीडिया टीम की तरफ से आपको आपके सिलेक्शन के लिए। Thank you, sir. Thank you so much. और सबसे पहले तो रुपिंदर, आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आप आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? Sir, मैं पंजाब से हूँ, गुरदासपुर सिटी, and my father is a businessman and my mother is a homemaker. And sir, मैंने graduation की है law में, so I passed out in 2016, and since then I am preparing for civil services examinations, and I have given so many other competitive examinations as well. सो सर मैंने 2018 में पीसीएस दिया था पंजाब का, तो आई रीच द इंटरव्यू लेवल इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड बट आई फेल्ड इन द मेरिट लिस्ट, कमिंग टू द मेरिट लिस्ट। सर उसके बाद मैंने बीच में तो यूपीएससी प्रीलिम्स दिए थे बट क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। 2020 में मैंने क्वालिफाई किया था, एंड द सेम ईयर मैंने पीसीएस अगेन दिया था, उसमें अगेन इंटरव्यू लेवल तक पहुंच के आई फेल्ड। सो इसी चीज में फिर मैंने सर बीच में एक्साइज के एग्जाम्स आए थे, सब इंस्पेक्टर एग्जाम आए थे, सो मैंने वो भी दे दिए एग्जाम्स। तो इस सब में मेरी काफी मैंने डिफरेंट चीजों को पढ़ा। मैंने करंट अफेयर स्टैटिक भी, डायनामिक भी, मैंने अपने लेबर लॉज, ग्रेजुएशन में तो चलो काफी चीजें पढ़ी थी, तो लेबर लॉज भी पढ़ लिए थे। फिर बाद में ये ईपीएफओ भी मैंने 2020 में भर दिया था जब भी ये एग्जाम आया था। तो अब जब 2021 में ये एग्जाम हुआ तो मैंने आई प्रिपेयर्ड फॉर सम टाइम, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इतना डाइवर्सिफाई प्रिपरेशन की थी डिफरेंट एग्जाम्स की, जी। तो वहां से मुझे काफी हेल्प मिली और मैंने फाइनली आई क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन विद रैंक 113। चलिए, चलिए, बहुत दिस इज अच्छी ऑल। बात है। सबसे पहली बात तो आपका रैंक भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। जैसे कि आपके बारे में हम मतलब जैसे कि पता चलता है, आप एक बार सबसे पहले तो पीसीएस के मेंस में 2 बार बैठे। यस जी, उसका यूपीएससी के मेंस मेंस लिखा आपने 2 बार। यस सर, अभी और सेकंड, फिर दिस इज माय एग्जाम। मतलब एक बार आपने देख लिया, अभी फिर से आप यूपीएससी के मेंस लिखने वाले हो, 2 बार होगी। उसके बाद फिर आपने मतलब ये चीज है सब, आगे हम लोग बात करेंगे इस चीज के ऊपर कि उसके बाद फिर आपने एक्साइज का भी ये दिया, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर जो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है उसका भी एग्जाम दिया है। ठीक है। तो वो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मुझे वो चीजें जाननी भी है, बहुत जरूरी भी चीज है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, तो ये चीज कर लेते हैं, ये एग्जाम भर देते हैं, ये एग्जाम कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें भटकते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यस बहुत ज़रूरी है बात करना आपसे। लेकिन उससे पहले हम लोग आपके बारे में कुछ और जानेंगे। जैसे कि आपने बताया कि इतने सारे एग्ज़ाम की मैंने प्रिपरेशन कर रही थी। अब उससे अगर आपको हम लोग देखें, कंपेयर करें या फिर उनकी अगर बात करें कि उस एग्ज़ाम से आपको कितना फ़ायदा हुआ यूपीएससी, ईपीएफओ क्रैक करने के लिए? सर मैंने सबसे पहले इसका सिलेबस देखा था जब भी भरा था मैंने इस एग्जाम को, तो आई फेल्ट कि इसमें जैसे वही सब्जेक्ट्स हैं जो हम यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए, यानी वही जीके पढ़नी है, वही पॉलिटी पढ़नी है, वही हिस्ट्री है। तो जो मैंने एग्जाम्स प्रिपेयर किए थे वहीं से मेरे कोर सब्जेक्ट्स तो प्रिपेयर हो ही गए थे, जो जीएस के थे, मतलब पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैट। एंड सेकेंडली सर, रही बात लॉज की, तो मैं तो लॉ ग्रेजुएट हूँ, एंड सेकेंडली एक्साइज में ये लेबर लॉज आए थे, तो तब भी मैंने वहाँ उस टाइम पे मैंने पढ़े थे, वो भी हेल्प हो गई जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे। एंड रीजनिंग पॉइंट मैंने पीसीएस के लिए तो काफी अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तो वहां से हो गया था। तो करंट अफेयर्स तो सर मैंने मतलब स्टेट के लिए तो जीके स्टैटिक करंट अफेयर्स चाहिए होते हैं, तो और यूपीएससी के लिए डायनेमिक चाहिए होते हैं, मैंने दोनों एस्पेक्ट से करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर किए थे। तो अल्टीमेटली मैं ये कहूंगी कि मेरी जो प्रिपरेशन रही है, मुझे 80% बेनिफिट अपने पुराने जो मेरी प्रिपरेशन थी वहीं से हुआ। इसके लिए मुझे बस सारा सिलेबस देख के दोबारा से देखना पड़ा कि हाँ अभी क्या चीज रहती है। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर दैट सर मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करा नहीं था बिल्कुल भी, दैट वाज अनटच्ड पोर्शन ऑफ माइंड। मैंने उसको पढ़ा फॉर इंटरव्यू, कि भाई इंटरव्यू में अगर इफ दे आस्क इफ यू नो अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आई शुड नो। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड in this way I sailed through it.
एक्चुअली आप आपने जैसे बता रहे हो आप ना मुझे, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू भी किया, लेकिन आपका स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि देखिए ये मेरा वीक एरियाज़ था, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरियाज़ था, इसके बाद फिर मेरा वीक एरियाज़ में जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल था, ठीक है? हुँ, उसको मैंने यहाँ से प्रिपेयर किया, अपने-अपने स्ट्रेटेजी उन्होंने बताया। लेकिन आपने क्या बताया कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मैंने छोड़ ही दिया, मैंने किया ही नहीं। मैंने उसको टारगेट ही नहीं किया और उसको छोड़ दिया और फिर उसके बाकी के जो सब्जेक्ट थे 80% उसको मैंने टारगेट किया और उस पे अपना 100% दिया, राइट? सो आई विल गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू द स्टूडेंट्स जी, कि चलो अभी तो टाइम है, बट इफ यू हैव पॉसिटी ऑफ टाइम, देन आप 80% को 100% प्रिपेयर करो, 80% सिलेबस को 100% प्रिपेयर करो, रादर देन गोइंग फॉर 100% ऑफ सिलेबस। कि बहुत स्मार्ट वर्क चाहिए, इसमें हार्ड वर्क नहीं चाहिए। सो 120 क्वेश्चंस थे, तो उसमें से अराउंड 15, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, इतने ही क्वेश्चंस अकाउंटिंग के होंगे। बट अगर आपने बाकी के पोर्शन अच्छा प्रिपेयर किया होगा, देन यू गेट एन एज। तो जी, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को पहले रिकॉग्नाइज करो, उसको और स्ट्रॉन्ग करो, एंड वीक एरियाज में भी प्रायोरिटाइज करो कि किस चीज को आप इंप्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर रीजनिंग पॉइंट की बात की जाए, तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स वीक होता है। जी, सो दे विल बी वेरी लाइक, अगर ये प्रिपेयर नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस से वो जा नहीं पाएंगे एग्जाम में। तो जी, इसलिए बेटर है कि उस चीज पे फोकस करना जो आप इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, जो जी। आपका ऑलरेडी नेचुरली वीक पोर्शन है। इट इज बेटर कि आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सो दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स। और अगर हम लोग बात करें कि एक अगर हम लोग देखें कि जो जनरली स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, आपका तो लॉ बैकग्राउंड था, कोई दिक्कत नहीं था इंडस्ट्रियल लेवल लॉ में। लेकिन अगर हम लोग जैसे कि एक जनरल एग्जाम जो होता है, उसमें से ईपीएफओ को कंपेयर करें तो 3 सब्जेक्ट जो थी, वो थोड़ा-सा अलग था। जैसे एक तो सबसे पहले जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दूसरा इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ और तीसरा था सोशल सिक्योरिटी, जो सारे एग्जाम यस। में पूछे जाते हैं। आपने जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को छोड़ ही दिया, आपने प्रिपेयर नहीं किया, उसका अटेम्प्ट भी नहीं किया आपने क्वेश्चन। आपका जो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ था उसका आपका बैकग्राउंड पहले से था और उसके बाद फिर आपने एक्साइज इंस्पेक्टर की जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें आपने तैयार कर लिया था उसको। फिर सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या किया था आपने प्रिपरेशन? सर सोशल सिक्योरिटी के लिए भी मैंने जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो वी नो द स्कीम्स, जी। करंट अफेयर्स में कवर हो ही जाता है। हुँ, तो मैंने बस ये देखा कि इसमें क्या-क्या और एक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है? और क्या-क्या स्कीम्स आ सकती हैं, तो मैंने वही प्रिपेयर किया। सो हियर आई विल मेंशन के ग्रेजुएशन का इतना फ़ायदा तो टेक्निकल सब्जेक्ट को समझने में चलो इतना हेल्प हो जाती है, बट आई रियली मुझे याद नहीं था कि मैंने तब क्या लेबर लॉज पढ़े थे। तो इसलिए मैं नॉन लॉ ग्रेजुएट को ये बताना चाहूंगी कि डोंट गेट डिसहार्टेंड कि आपका ग्रेजुएशन लॉ नहीं है तो आप कैसे करोगे। ये लॉज बहुत सिंपल है। सर मैंने क्या किया था कि मैंने ईपीएफओ का पुराना पेपर देखा था कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर सपोज बहुत बड़ी बुक होती है लॉज की, तो हमें सारा वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना होता है। सो वी शुड नो कि जैसे अगर उन्होंने पूछ लिया कि नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, तो इसमें मैंने स्मार्ट स्टडी ही की थी सर। कि जैसे मैंने एक्ट्स उठा लिए थे, इसमें सिलेक्टिव एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लिए कि हाँ इसमें से ये पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं। अगर 100 सेक्शंस का कोई एक्ट है तो मैंने 100 के 100 नहीं पढ़े। तो मैंने जब जस्ट उसको स्मार्ट वर्क किया है, तो इसलिए नॉन लॉ ग्रेजुएट होने के लिए मतलब होना इज नॉट अ डिसएडवांटेज। आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो अगर आप 1 मंथ दो, अगर आपको आराम से पढ़ना है, तो विद इन 1 मंथ आप सारे एक्ट्स को, लॉज को और इवन सोशल सिक्योरिटी वाले पार्ट को कर सकते हैं। सो दैट्स इट। जी। इसके अलावा देखिए अगर हम लोग यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी में जो इंग्लिश पूछा जाता है और यहाँ पे जो ईपीएफओ में इंग्लिश पूछा गया था, उस वो थोड़ा-सा अलग था क्योंकि वहाँ पे कम्प्रीहेंशन पूछी जाती है अलग-अलग और यहाँ पे जो है था ये ज़्यादा ग्रामर से पूछे गए थे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एरर हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया। तो इस टाइप से इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन किया था या किस टाइप से किया था? सो इस चीज़ में जैसे मेरी पुरानी प्रिपरेशन ने ही हेल्प किया। जैसे पीसीएस में इंग्लिश का पेपर होता है, उसमें भी ग्रामर पूछते हैं। जी, सो इसके लिए कोई भी आप ग्रामर की बुक उठा सकते हैं, कोई भी इंग्लिश की बुक ले लो और वहाँ से बेसिक ही चीज़ें कर सकते हैं। सो अगेन माय पीसीएस प्रिपरेशन हेल्प मी इन दिस। मैंने एज़ सच इसको दोबारा से नहीं पढ़ा था, जी, तो वहीं से हुआ था। जी। अच्छा ये बताइए आप रुपिंदर कि जैसे कि ये एक लंबा प्रोसेस था, 2020 में आया यहाँ पे, उसके बाद फिर बीच में कोविड भी आ गई, ठीक है? लोग डिमोरलाइज़ हो रहे थे, लोग मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करना छोड़ दिए थे कि यार क्या हो रहा है? मतलब बहुत सारे मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन बहुत मतलब थोड़ा-सा दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, थोड़ी-सी तो क्या मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत था। एक मतलब डर का माहौल था पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है? और उस टाइम में भी प्रिपरेशन से लगे रहना वो कैसे किया? आपने क्या टाइम टेबल था आपका पढ़ने का? या फिर उस टाइम में कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा अपने पढ़ाई से आपने जुड़े रहे आप? वो उसका मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? सर हियर आई विल टेल आई एम नो एक्सेप्शन।
सो आई जस्ट आई टोल्ड, मैंने बताया आपको कि मैंने 2020 में यूपीएससी, दैट वाज इन जैन। तो 2019 में वापस मैं दिल्ली से, मैं आई वाज इन स्टेइंग इन दिल्ली फॉर प्रिपरेशन, बट आई हैव टू कम बैक टू होम। सो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा पढ़ने का माहौल एकदम चेंज हो गया। सो मैंने भी, आई ऑल्सो सफर्ड अ लॉट, मैंने भी काफी मतलब लॉन्ग लॉन्ग फेजेस फेस किए हैं। हियर आई विल सजेस्ट कि आप अगर अपने पेरेंट्स से काफी क्लोज हो तो शेयर विद देम। अगर कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो प्रिपरेशन में ही कर रहे हैं, मतलब वो दे आर प्रिपेयरिंग या सिलेक्टेड है, तो उनसे बात करो, अकेले रूम में नहीं बैठना है, दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। एंड सेकेंडली सर, मेरे साथ तो ये था कि माय जर्नी स्टार्टेड इन 2016-17 onwards and it is now 2022. It is a long duration, 5 to 6 years. But what happened with me, what I feel lucky that I never I failed, but कि मैं किसी ना किसी स्टेज पे थी। जैसे 2018 में भी मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, 2020 में मेंस लिख रही हूँ। तो मेरे साथ ये था कि आई हैड सम अचीवमेंट, थोड़ी सी अचीवमेंट थी जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। तो सर मैं तो स्टूडेंट्स को यही कहूंगी कि ठीक है, लो फेज आते हैं, दैट इज नॉट कि आप ऐसा मत सोचना कि हमारे साथ ही ऐसा है, सब पढ़ रहे हैं एंड दे आर, वो हमसे आगे चले गए, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। कई शेयर करते हैं, कई शेयर नहीं करते हैं। बस ये है कि ठीक है, एक दो दिन का ब्रेक लीजिए, कुछ अच्छे से कुछ मूवी देख लिए, कुछ भी ऐसे ऐसे, मतलब अपना माइंड को फ्री रखो फ्रॉम स्टडी, देर आफ्टर कम बैक, अपना सिलेबस उठाओ, उसको सामने रखो। जो मेरा टेक्निक हमेशा यही रहा है कि जब भी मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मैं सिलेबस उठाती थी, नंबर ऑफ डेज कितने रहते एग्जाम में वो सामने लिखती थी पेपर पे, उसको डिवाइड करती थी कि हाँ मुझे इतने दिन में ये करना था। तो अब फिर उसके बाद जब पता चलता था यार टाइम तो है नहीं, मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, टाइम तो है नहीं, मैं क्यों ऐसे इधर उधर जा रही हूँ, तो तब भी फिर अंदर से एक मतलब वो मोटिवेशन आती है कि अब तो शुरू करते हैं, लगते हैं। तो स्टार्ट विथ फ्यू आवर्स, जैसे एक दिन 3 घंटे दे दिए, धीरे धीरे उसको बढ़ा दिया, तो आप दोबारा से ट्रैक पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे एक मेंटर का होना या किसी इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे आप अभी पीडीए ले लिए, ये टेस्ट सीरीज अच्छी देते हैं या कुछ भी है, तो आप उनसे कनेक्ट करके अपना रेगुलर टेस्ट दीजिए, वो आपको इवेलुएट करके भेजेंगे, तो वो काफी अच्छा मोटिवेशन रहता है कि हाँ अब हमारा इवेलुएशन हुआ है, हमारी ये परफॉर्मेंस है। तो ऐसे मतलब इस चीज को ऐसे हैंडल करना है कि ठीक है, इट्स नॉर्मल टू बी डिप्रेस्ड, बट अपने आप को खुद ही निकालना पड़ेगा उसमें से। Yes, sir. जैसे कि आपने बताया कि आपने पहले तो पीसीएस 2 बार दिया, इंटरव्यू दिया आपने। अब पीसीएस देने के बाद फिर आपने मेंस भी लिखा, ठीक है? उसके बाद फिर Sir. एक्साइज़ एक्साइज़ इंस्पेक्टर का भी दिया एग्ज़ाम आपने। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं, जो जिन्होंने एक बार पीसीएस क्वालीफाई कर जाते हैं या फिर इंटरव्यू तक पहुँच जाते हैं या फिर मेंस एक बार लिखते हैं वो उधर नहीं जाते, मतलब नीचे नहीं जाते, वो एसएससी में नहीं जाते या फिर एक्साइज़ इंस्पेक्टर के को ये में नहीं जाते, एग्ज़ाम में नहीं जाते। तो मतलब वो मतलब वैसे स्टूडेंट करते हैं जिनको कोई सब मतलब एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा होता है या फिर मतलब प्रीलिम्स नहीं निकल रहा होता है, तो वो क्या करते हैं कि बैंकिंग में चले गए, एसएससी में चले गए। लेकिन आपने, जैसे कि आपका एग्ज़ाम भी हो रहा था, कि आप में इंटरव्यू तक जा रहे थे, फिर भी आपने एक्साइज़ इंस्पेक्टर का दिया, तो मतलब इसका मतलब कुछ बताइए? सर इसका मेनली वही मैं रिलेट करूंगी जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि आपका मतलब इतना टाइम हो गया तो आपने मतलब स्ट्रेस आता नहीं आता, तो सर वही था कि आई वांटेड अ बैकअप। जी। अल्टीमेट गोल तो यही है कि भाई सिविल सर्विसेज में जाना है, बीट स्टेट या बीट यूनियन यूपीएससी। सो मुझे मेरा पर्पस इन एग्जाम्स को देने का यही था कि मुझे एक बैकअप चाहिए या फिर एक माइंड की सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हाँ मेरे हाथ में कुछ है, क्योंकि मेरे साथ वाले ऑब्वियसली वो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि सब मुझे बोलते हैं कि भाई जी, तूने जी। क्यों नहीं की, भी आ जाती। तो मेरे साथ यही था कि मुझे एक जॉब चाहिए थी, कि मुझे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेंटल जो प्रेशर है घर से भी है ना, हुँ। कि वो कम होना चाहिए, कि साइड बाय साइड अपना मेरा मोटिव यही था कि भाई जॉब लेके साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करूंगी। सो दैट इज व्हाई आई गिव दोस एग्जाम्स। ये अक्सर सारे स्टूडेंट के साथ होता है कि भाई कहीं पे सेटल हो जाओ, उसके बाद फिर मैं लगूँगा और टाइम देके। उसके बाद मतलब एक मतलब होता है ना, जॉब सिक्योरिटी हो जाती है कि हाँ, मैं इतना वेस्ट कर रहा हूँ टाइम, तो मेरे पास मतलब है कुछ अभी किया हुआ। उसके बाद फिर बैकअप में, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो असल में मेन मोटिव यही था। यस सर। रुपिंदर, आप ये बताइए कि जैसे कि आपने ये हो मतलब आपका एग्ज़ाम हो गया, ठीक है? उसके बाद फिर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन, जैसे आरटी रिक्रूटमेंट टेस्ट हो गया आपका, उसका निकल गया। उसके बाद फिर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस टाइप से? यस सर। सर इंटरव्यू के लिए मैंने जैसे आपके प्लेटफॉर्म ने भी अपॉर्चुनिटी दी थी, तो मैंने अपना जो भी डाटा था वो आपको आपकी साइट पे मैंने भरा था, तो एंड अभी पीडिया दे प्रोवाइडेड मी अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस ने काफी हेल्प की थी मुझे हुँ। कि भाई कैसे किस एस्पेक्ट को, मतलब क्योंकि ये ईपीएफओ इज
इज क्वाइट डिफरेंट। अगर हम देखें टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं इसमें, तो मैंने स्टेट के तो दिए थे इंटरव्यू, बट ये थोड़ा डिफरेंट इंटरव्यू था। तो दैट्स वाई अभी पीडिया ने उस चीज में काफी हेल्प की, जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। एंड आई रिमेम्बर मैंने एक मॉक भी दिया था इसमें। तो इंटरव्यू के लिए मतलब मैंने 2-3 मॉक्स ही दिए हैं, एंड जो क्वेश्चंस आपने प्रोवाइड किए थे, तो यही मतलब रहा मेरा इंटरव्यू की प्रिपरेशन का सारा स्ट्रेटेजी। यस। रुपिंदर, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप जब आप यूपीएससी में गए थे उस टाइम आपका जो इंटरव्यू हुआ था, तो वहां पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो, या फिर कुछ भी आप जो शेयर करना चाहोगे? सो आई विल शेयर दैट कि जब अभी जा रहे थे, आई वाज ऑन माय वे टू यूपीएससी भवन। तो मैं आई वाज लिटरली बहुत ज्यादा मैं डरी हुई थी, एंड मैं अपने भाई को जस्ट बोलने वाली थी कि भाई चल वापस से यूपीएससी में कैसे एंटर करूंगी, कैसे वहां पे दूंगी इंटरव्यू। बट मैं चलो ठीक है, अब आए तो हैं, देना है। तो सर वहां पे मैं गई तो इट वाज वेरी रिलैक्सिंग। मतलब क्योंकि पीसीएस में थोड़ा सा माहौल डिफरेंट रहता है इंटरव्यू का, तो वहां पे 10 मेंबर्स का पैनल था। तो यहाँ पे तो मतलब 4 मेंबर्स का पैनल था, और काफी कोर्डियल एनवायरनमेंट था। तो सर इंटरव्यू काफी अच्छा रहा, बहुत रिलैक्सिंग रहा। ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है, ठीक है। यूपीएससी वेरी वेरी कोर्डियल, वेरी कोऑपरेटिव स्टाफ था वहाँ पे। तो सर मेरा इंटरव्यू सही रहा है, मेरा ऐसा कुछ खराब नहीं गया। बट हाँ, दैट आई विल गिव वन सजेशन टू द एस्पिरेंट्स कि आप वहां पे अंदर जाके जो बोलते हैं स्टार्टिंग में, शुरू में जो भी आप वो पूछते हैं आपको, वो बड़ी ध्यान से बोलना चाहिए। अब मेरे साथ इंटरेस्टिंग थिंग ये हुई थी कि मैंने तो चलो बाकी से पूछ रही थी कि आपका इंटरव्यू क्या हुआ, कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे। मेरे साथ ये हुआ कि मैं अंदर गई, तो चेयरमैन सर ने सबसे पहले बोला आपका रोल नंबर क्या है। तो मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स दे विल नॉट बोदर अबाउट कि याद क्या नहीं। है रोल नंबर है कुछ। आई वॉज लकी इनफ कि मुझे याद था मेरा रोल नंबर क्या है। तो वो आई थिंक दैट इज द मेन पॉइंट। मुझे लगा शायद इसी ने हेल्प की कि हाँ भी स्टूडेंट को पता है कि दे नो अबाउट देमसेल्व्स कि हाँ ये आपका रोल नंबर ये है। एंड सेकेंडली सर मेरे साथ तो नहीं, जो मेरे पहले इंटरव्यू हुआ था जिस लड़की का, उसको ये बोला गया था, पूछा गया था कि आप कैसे आए यहाँ पे। शी वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया। तो उसने बोला कि मैं प्लेन से आई। तो उसका सारा इंटरव्यू उस प्लेन पे था कि प्लेन का फंक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो मतलब ये बताने का मेरा पर्पस ये है कि आपको जो इंटरव्यू जब आप जाते हो, तो वहां पे आप शुरू में जो बोलते हो वो बड़े ध्यान से बोलो। ट्राई के ऐसे वर्ड्स बोल दो आप चाहते हो कि सामने वाला आपसे वहीं से क्वेश्चन पूछ ले। जैसे मैंने बोला था कि मैंने प्रैक्टिस की है, एनडीपीएस एक्ट के रिलेटेड केसेस हैंडल किए हैं। तो मुझे एनडीपीएस का सारा पूछ लिया जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया था। जी। सो इंटरव्यू के लिए एज सच आपको खुद भी थोड़ा स्मार्ट होना जरूरी है कि आप वहां पे क्या बोल रहे हो, सो दैट आप जानबूझ के वो ऐसे वर्ड्स को थ्रो करो कि वो आपसे वहीं से क्वेश्चंस पूछ लें। तो माय इंटरव्यू वाज वेरी स्मूथ, सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी। मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि मतलब आप अपने इंटरव्यू को खुद खुद मतलब लीड कर सकते हो? यू कैन सेल योर इंटरव्यू एज यू वांट। जी जी। रुपिंदर, अगर जितने भी, जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी ईपीएफओ में गए, इंटरव्यू भी दिया उन्होंने और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। इसके अलावा मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी आने वाले एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, एपीएफसी हो गया, या फिर और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है जैसे सीएपीएफ हो गया। बहुत यस मतलब एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, अभी लगा नहीं है उनका, कुछ भी नहीं हुआ है, तो उनको अगर कुछ मैसेज देना चाहो तो? सर, मैं यही बोलूंगी कि भाई लगे रहो। मतलब अपनी प्रेपरेशन जो है उसको स्लो मत करो। एंड ये जो मिथ्स हैं कि भाई यूपीएससी वाले भाई 12-13 घंटे या 14-15 घंटे पढ़ते हैं, आफ्टर दैट ओनली दे गेट सिलेक्टेड, ये सारे मिथ्स हैं। क्योंकि आपको अगर आपकी प्रेपरेशन स्मूथ है, अच्छी, आपको डेली टारगेट्स ही सेट करने हैं कि आपको अगर दिन में ये करना है, तो 8 to 10 आवर्स भी सफिशिएंट है। इफ यू प्रिपेयर, आप जॉब के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड सेकेंडली कीप योर सोर्सेज जितने मिनिमम हो सकते हैं उतना मिनिमम करो। अगर आप अभी पीडीएफ फॉलो करते हैं उसको ही फॉलो करो, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हो आप उनको फॉलो करो, बट रिविजन इज द की। जी। नोट्स आर द की एंड रिविजन इज द की। उसी को मतलब बार बार रिपीट करने का फायदा है, ज्यादा इधर उधर जाने का फायदा नहीं है। एंड अपना डे है एज वो, मतलब मेरा ये रहता था कि जैसे मैं अपने डे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। कि सुबह जैसे न्यूज़पेपर प्लस जीएस का कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर दोपहर में कुछ क्वांट रीजनिंग कर लिया, फिर एक टाइम पे कुछ अपना और लॉ का सब्जेक्ट पढ़ लिया। तो प्लान योर डे एज यू फील कि आप कर सकते हो। कई तो ऐसे करते हैं कि पूरा दिन ही एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उनके लिए वो वर्क करता है। अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद पहचानो, बट जो कॉमन चीज यही है कि डोंट गेट लाइक, मैं ये मत सोचना कि मैंने 8 घंटे नहीं पढ़ा या 10 घंटे नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूंगी।
टारगेट्स आर इम्पोर्टेंट, सब्जेक्ट को कंप्लीट करना इज इम्पोर्टेंट रादर देन काउंटिंग द नंबर ऑफ आवर्स, कि आप ये मत काउंट करो आप कितने घंटे पढ़े हो, आप ये देखो कि आपने कितना इफेक्टिवली सब्जेक्ट कंप्लीट किया है। सो दैट इज व्हाट आई विल से, कि अपना बस लगे रहो, यू विल गेट द रिजल्ट्स। थैंक यू रुपिंदर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। सर थैंक यू सो मच। और आपने हमें इतना वैल्यूबल अपना टाइम दिया, अभी आपका मेंस है फिर भी हमें टाइम निकाल के दिया, इसके लिए भी थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस एग्जाम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।